जयपुर में पीएफआई मॉड्यूल पर बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच के बाद एनआईए की चार्जशीट से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आसिफ के मोबाइल से मिली फाइल से ये अहम जानकारी सामने आई। 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य था। योगशाला के नाम पर दी जाती थी ट्रेनिंग। ये जानकारी अब इस चार्जशीट से निकलकर सामने आई है। चार्जशीट में बताया ये जा रहा है कि वो तमाम लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनमें से एक के मोबाइल फोन से एक फाइल मिली है। 5 आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें से एक आसिफ के मोबाइल फोन से एक फाइल मिली और इस फाइल में जानकारी सामने आई है कि 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का लक्ष्य था भारत को। योगशाला के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती थी उन तमाम लोगों को जिन्हें इसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो देखिए ये अहम जानकारी सामने आई है, बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र के लिए पीएफआई की ट्रेनिंग को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। 2 हिस्सों में इस फिजिकल ट्रेनिंग को कराने की बात सामने आई है। ये देखिए पूरा ब्यौरा हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट था उसका नाम रखा गया था कुल्हाड़ी 1 और दूसरा था कुल्हाड़ी 2। कुल्हाड़ी 1 में मार्शल आर्ट, मुक्केबाजी, एयर गन से शूटिंग, ये सब सिखाई जाती थी, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो दूसरी बेसिक ट्रेनिंग थी उसे रखा गया था कुल्हाड़ी 2 कैटेगरी में, जिसमें तलवार, चाकू का इस्तेमाल, सिर, छाती, कंधे पर हमला करना, कमजोर हिस्सों पर हमला करना, ये सिखाया जाता था। तो पीएफआई की ट्रेनिंग का ये हिस्सा था। 2 हिस्सों में बाकायदा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी। पीएफआई के कार्यकर्ताओं को इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? शारीरिक रूप से फिट बनाना, सरकार हिंदू संगठनों से लड़ने में कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाना, ये मकसद बताया जा रहा है। और योगशाला के नाम पर यह ट्रेनिंग दी जाती थी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। पीएफआई के कार्यकर्ताओं को किस तरह से ट्रेन किया जाता था और उससे भी बड़ी बात यह कि मिशन 2047 को लेकर भी कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। क्या पता चला है पुलिस की तफ्तीश में और अब किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए ने हाल ही में इस पूरे मॉड्यूल के ठिकानों पर रेड की थी और रेड के दौरान बाकायदा एनआईए को एक लाल रंग की डायरी भी बरामद हुई। इस लाल रंग की डायरी के अंदर कुछ नामों का जिक्र था और जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि ये जो नाम है उनमें से कुछ ऐसे नाम थे जो सीधे तौर पर पीएफआई को सहयोग कर रहे थे, बाकी कुछ ऐसे नाम थे जो कि सहयोग नहीं कर रहे थे। और डायरी के नीचे साफ तौर पर उन लोगों के नाम के सामने टारगेट लिखा हुआ था, यानी कि जो पीएफआई को सहयोग नहीं कर रहा था वो सीधे तौर पर इस मॉड्यूल के टारगेट पर था और आने वाले वक्त में उन पर हमला करने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई थी। इसके अलावा तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए ऐसा था जो जकरात के बहाने लोगों से इकट्ठा किया गया था और उसका जो इस्तेमाल था वो इस तरीके की ट्रेनिंग देने के अंदर किया जा रहा था। ये तमाम जो इसके कार्यकर्ता थे उन सभी को इस तरीके की हिदायतें दी गई थी अपने अपने शहरों के अंदर वेपन के ट्रेनिंग के जो कैंप है वो चालू करें। जो नौजवान है उनको 2 तरीके की ट्रेनिंग दें। सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश करें एक ट्रेनिंग में, और दूसरी ट्रेनिंग जो कुल्हाड़ी 1 और कुल्हाड़ी 2 है, यानी जिसमें हथियार चलाने से लेकर एक आदमी के किस कमजोर हिस्से पर वार किया जाए जिससे उसकी मौत हो जाए, इस तरीके की जो ट्रेनिंग थी वो कुल्हाड़ी पार्ट 2 में दी जाती थी। तो इस तरीके के कैंप पूरे राजस्थान के अंदर पीएफआई कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने शहरों के अंदर चलाए जा रहे थे। तो इस तरीके के तमाम खुलासे इस पूरी चार्जशीट के अंदर किए गए हैं। और साथ ही जब पुलिस ने माफ कीजिएगा, जब एनआईए ने रेड की थी इनके ठिकानों पर, उस वक्त भी इनके पास से काफ़ी बड़ी संख्या में चाकू, तलवारें, इसके अलावा जो एयर गन होती है वो वहाँ से बरामद हुई। काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट बरामद हुए या फिर क्या वीडियोज़ ऐसे बरामद हुए, डिजिटल एविडेंसेज, जिनके जरिए ये लोग नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। तो फिलहाल पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत एनआईए ने इस पूरी चार्जशीट के अंदर दर्ज किए हैं। तकरीबन 122 लोग थे जिनकी गिरफ्तारी अकेले राजस्थान के अलग अलग शहरों से की गई थी। जयपुर में पीएफआई के दफ्तर से मिली थी लाल डायरी और उस लाल डायरी में पीएफआई की मदद करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। डायरी में मदद नहीं देने वालों के नाम भी दर्ज किए गए। लाल डायरी में पीएफआई की मदद करने वालों के नाम लिखे हुए हैं और जिन लोगों ने मदद नहीं की उनके भी नाम दर्ज हैं। ऐसे अफसरों के नाम हैं जिनसे काम लेना पड़ता है। डायरी पर पीआर और मीडिया लिखा हुआ था।
पीएफआई का एक बहुत डेंजरस प्लान था। कहां से फंडिंग हुई और कहां खर्च किया गया, इसको लेकर जानकारी सामने आई है। इसको लेकर जो जानकारी है उसमें बताया गया कि कितना पैसा जमा किया गया और कितना निकाला गया। जयपुर के पीएनबी में पीएफआई का अकाउंट है। 2011 से 2022 के बीच यहां पर पैसे जमा किए गए थे। ज़कात के नाम पर फंड जमा किया गया था। देश भर के मुसलमानों से पैसे लिए गए थे। बताया जा रहा है कि हथियार खरीद और ट्रेनिंग कैंप में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। चुनिंदा लोगों को टारगेट करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाने वाला था। अब आपको जयपुर के उस बंद पीएफआई ऑफिस से संवाददाता ध्वज आर्या की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जहां आतंकी ट्रेनिंग और 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रची जाती थी। एक बड़ा खुलासा एनआईए की चार्जशीट में हुआ है और ये जो खुलासा हुआ है चौंकाने वाला खुलासा है पीएफआई के दफ्तरों को लेकर। राजस्थान भर में जो पीएफआई के दफ्तर थे वहाँ पर एनआईए की जो टीम ने जो छापे मारे थे, उसके बाद में जो खुलासे किए गए, जो चार्जशीट आई है उसमें जो है काफ़ी कुछ खुलासे किए गए हैं। और जो एनआईए के जो ये दस्तावेज सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये पीएफआई के दफ्तर थे। इसमें जो है यूथ को बुलाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, हथियार चलाने तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जयपुर का आप देख सकते हैं पीएफआई का दफ्तर है और ये पिछले 3 साल से बंद पड़ा है और ताला लगा हुआ है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि ये जो दफ्तर है ये पिछले 3 साल से बंद है। ये जो संगठन है इसे बैन कर दिया गया है और ये जो खुलासे हुए हैं उसमें कई जो खुलासे हैं वो सामने निकल कर आए हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं जो यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? सईद भाई। ये जो खुलासा हुआ है एनआईए की चार्जशीट में उसमें बताया गया है कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और जो उसके पीछे जो है झंडे लगाए जाते थे पीएफआई के, आज़ाद करो, इस तरीके की बातें। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये तो देखिए आप बना दी बात, कुछ भी बना दो, कुछ भी बक दो। ये एक शहर कॉलोनी है, महल्ला है, यहाँ और भी लोग हैं मेरे अलावा रहने वाले। यहाँ तो हमने कोई अभी आज तक ऐसा देखा नहीं, हम यहाँ के पैदाशी हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है पूरी तरीके से लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन इस तरीके की बात से ये साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन एनआईए की चार्जशीट है जो उसमें जो ये बातें निकल कर आई हैं ये जाँच का विषय है और इसके आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी जतिन के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, TV9 की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कई अहम और चौंकाने वाली जानकारियां पीएफआई की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आई हैं। अभी जो मौजूदा संगठन है, क्योंकि सरकार इसे बैन कर चुकी है, बीते दिनों यह भी खबर सामने आई थी कि पीएफआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो किसी दूसरे नाम से संगठन को ऑपरेट कर रहे हैं। क्या नई जानकारियां पीएफआई के लोगों को लेकर सामने आ रही है जितेंद्र? जी बिल्कुल समीर, देखिए जब पीएफआई को गृह मंत्रालय की तरफ से आके भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया था उसके तुरंत बाद पीएफआई की तकरीबन 5 से 6 और शाखाएं थी, जिसमें एक एसडीपीआई भी है जो कि उसका राजनीतिक संगठन है। तो फिलहाल ये भी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसको लेकर भी जांच एजेंसियां जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये अपनी अलग अलग मामलों के अंदर तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में या फिर कहें कुछ ऐसे सदस्यों के बारे में पता चला था जो पहले पीएफआई से जुड़े हुए थे और उसके बाद ये एसडीपीआई से जुड़ गए थे। तो लिहाजा उस एंगल से भी अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही पीएफआई के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग शहरों से चल रहे थे और जिन्हें ऑपरेट, जहां पर अभी हमारे सहयोगी ध्वज आर्या मौजूद थे, वो दरअसल हेडक्वार्टर बताया जाता है राजस्थान का, जहां पर ध्वज आर्या है, और वहां से पूरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग शहरों के अंदर खुले हुए थे, वहां पर इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें टारगेट बताए जा रहे थे। लाल डायरी के अंदर सब कुछ जिक्र, पूरा जिक्र, उसकी प्लानिंग पूरी सब कुछ लिखा हुआ है और उसी के आधार पर अब एनआईए आगे भी अपनी तफ्तीश को बढ़ा रही है। इसके अलावा जो ईडी है वो जो पूरा पैसा इकट्ठा किया गया लोगों से और उसका इस्तेमाल ट्रेनिंग सेंटर्स में किया जाता है, उस पैसे को भी, पूरी मनी ट्रेल को ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं पटना की, कांग्रेस पार्टी की। पटना के सदाकत आश्रम में आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भिड़ंत हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी यहां पर मौजूद थे जिस वक्त ये लात और घूंसे चले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। राहुल गांधी आज पटना में मौजूद थे। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होने के लिए वो वहां पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है पटना में, वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए।
तो राहुल गांधी आज पटना में वो पटना के दौरे पर वो यात्रा पर शामिल हो रहे थे। राहुल गांधी जिस वक्त पटना के सदाकत आश्रम में थे उस वक्त हंगामा हुआ। एक शख्स हाथों में एक पैम्पलेट लेकर वहां पहुंचा और प्रदर्शन करने लगा। इस लड़के के पैम्पलेट में लिखा था, वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल गांधी जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस शख्स को पकड़ा, इसका पैम्पलेट छीनकर फाड़ दिया और इसे धक्का मारते हुए सदाकत आश्रम के गेट से बाहर भगा दिया। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी अंदर यानी कि सदाकत आश्रम में जो प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर अंदर बैठक कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। जो उनकी कोर कमेटी है वहां बैठक कर रहे हैं और यहां देखिए कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं जो वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल गांधी जी। यानी कि जिस तरीके से संसद में विरोध हुआ, वक्फ जो बिल पेश हुआ उस समय राहुल गांधी या फिर विपक्ष ने जो विरोध किया, लेकिन अभी सदाकत आश्रम में देखिए, सदाकत आश्रम में जो यहाँ पर पैम्फलेट लेकर के लोग पहुँचे हुए हैं और वो कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का समर्थन करिए राहुल जी। जी बिल्कुल करना चाहिए, देश के हित में है और संविधान के हित में है। और मैं मानता हूं कि वक्फ बिल जो कानून जो भारत सरकार ने जो लाया है वो देश के हित में लाया है, हिंदू मुस्लिम सबके हित में है। और मैं एक मांग करता हूं कि राहुल जी बुद्ध की धरती बिहार में आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी जी को इस वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए। इनके साथ कई लोग थे जब हमने बातचीत की और उन सभी लोगों ने समर्थन किया था कि राहुल गांधी जी वक्फ बिल का समर्थन कीजिए। क्यों भगा रहे हो भाई? ये हमारे पार्टी का नहीं है, ये हमारे मांग रखने के लिए है। राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए, राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी जी समर्थन। मेरा नाम राम बाबू यादव। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला। RSS का दलाल है जो पैदा किया हुआ। देखिए किस तरह से कांग्रेस के नेता इसको किस तरह से और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं इसको यहाँ से तुमको भगा रहे हैं यहाँ से। हाँ भगा रहे। देखिए कांग्रेस को देखिए मारा भी गया है, मेरे बाबा साहब गया है। देकर के करे, यही कांग्रेस की पार्टी की चाल है, इसलिए 19 से ज्यादा नहीं हो रहे, अब की बार ये जीरो हो जाएंगे। ये देखिए मांग क्या है? राहुल गांधी जी, मेरी मांग है कि राहुल गांधी जी शांतिपूर्वक वक्फ बिल का समर्थन करे। गलत नहीं, समर्थन करे, ये देश के हित में है। तो राम बाबू नाम का एक युवक पटना के सदाकत आश्रम पहुंच गया, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर, जहां वो कह रहा है, राहुल गांधी से मांग कर रहा है, पैम्पलेट शो कर रहा है कि भाई राहुल गांधी जी वक्फ बिल का समर्थन करिए। सीधे रुपेश के पास चलते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश। ये जो लड़का था ये क्या कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकर्ता था या किसी और संगठन से था? कौन था ये और इसकी मांग के बाद वहां क्या रिएक्शन था? देखिए वहाँ रिएक्शन ये था कि उसके हाथों से पैम्फलेट छीनकर उसे फाड़ दिया गया और उस लड़के को धक्का देते हुए कांग्रेस मुख्यालय से बाहर कर दिया गया। ये लड़का कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है या कांग्रेस का नेता या किसी कोई पदधारक नहीं है, लेकिन इसकी मांग के समर्थन में जो अन्य लोग बोल रहे थे वो जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मैंने जब इससे बातचीत की तो इसके आसपास कई ऐसे लोग खड़े थे जो कांग्रेस के नेता भी हैं, तो जिलों से आए थे राहुल गांधी की बैठक के लिए। उन लोगों ने भी कहा कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए और वक्फ बिल का समर्थन करना चाहिए। हालांकि पंपलेट पर वक्फ बोर्ड लिखा हुआ था, उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी अंदर बैठक कर रहे थे, बैठक के दौरान ही यानी अंदर ही जो पूर्व विधायक हैं अमित कुमार टुन्ना, उनके बीच और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके एक जो सहयोगी है जो उन्हीं के साथ हमेशा मौजूद रहता है, उसके बीच कुछ कहासुनी हुई और बाहर में लात, घूसे, थप्पड़ दौड़ा दौड़ा करके और पूर्व विधायक कांग्रेस के मुख्यालय में ही गिर गए थे। बैठक के दौरान ही सब बाहर निकले थे। अखिलेश प्रसाद सिंह भी बाहर निकले थे और उन्होंने कहा कि मुझे फ़्लाइट पकड़ना है, 4 बजे मेरी फ़्लाइट है। मुझे शंका हुई कि आखिर क्यों ये दौड़े भागे बाहर निकल रहे हैं जब अंदर बैठक चल रही है। अब ये उसमें कहानी ये है कि ये इन फाइटिंग है, किसे हटाया गया, किसे बनाया गया। जो समर्थक था अखिलेश प्रसाद सिंह, वो इस बात से गुस्सा था कि मेरे आका को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्यों हटा दिया गया, और उसने वर्तमान अध्यक्ष और जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अलवारू, उनके खिलाफ कुछ उसने शब्द कहे थे जो लोगों को नागवार गुजरा था। और अमित कुमार टुन्ना ने ही उसे कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के कैंपस के अंदर ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और बाहर जब सड़क पे फिर फाइटिंग शुरू हुई तो उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी, TV9 भारतवर्ष के कैमरे में ये दृश्य भी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी हाथ चलाते हुए, थप्पड़ चलाते हुए उसमें दिख रहे हैं।
अंदर राहुल गांधी कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे मजबूती प्रदान की जाए, इसका मंत्र दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, ये बड़े नेताओं की लड़ाई है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और जिसे राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं रुपेश, और बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि वो कितने मजबूत दरअसल हैं, अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर यूपी के प्रयागराज में दरगाह पर भगवा झंडा लहराने की घटना पर अखिलेश यादव के रिएक्शन की। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला किया इस घटना को लेकर। अखिलेश ने कहा कि दरगाह पर हंगामा करने वाला सीएम की जात का है, इसलिए पुलिस कुछ बोल नहीं रही। प्रयागराज में जो कुछ हुआ उस पर अखिलेश यादव आग बबूला हैं। उन्होंने इस घटना के लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराया। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। कल प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई युवाओं ने दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडा फहराया। आज इसी घटना पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब करवा रही है। जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है, तो सोचिए बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर ये नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा लहराए जाने को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। भूमाफिया कौन है और किसके समय राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार होता था, ये सब लोग जानते। हम लोग भूमाफियाओं से जमीन बचाने वाले हैं, जमीन कब्जाने वाले वही लोग। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अखिलेश यादव के उस आरोप का जवाब दे रहे थे जिसमें अखिलेश ने बीजेपी और यूपी सरकार पर भूमाफिया को बचाने और जमीनों के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अखिलेश ने दरगाह में भगवा झंडा लहराए जाने के पीछे भी पीडीए के प्लॉट आवंटन में धांधली का आरोप लगाया है। सिकंदरा में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा लहराए जाने के बाद अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है, जो स्थानीय हिंदू संगठन की ओर से लगाए गए हैं। इस पोस्टर में गाजी दरगाह को शिव मंदिर में बदलने की मांग की गई है और इसके साथ ही सिकंदरा कस्बे का भी नाम बदलकर शिव कंदरा किए जाने की मांग की गई है। पोस्टर में राजा सुहेलदेव और काली माता की तस्वीर भी लगी है और आक्रांता के नाम पर हर निशानी को पूरी तरह से हटाए जाने की मांग लिखी है। और सैयद सालार मसूद गाजी की जिस दरगाह पर कल हंगामा हुआ था, हमारे संवाददाता प्रयागराज में आज वहां पर पहुंचे और उनसे बात की। सुनिए कल की घटना के चश्मदीद और वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों का क्या कहना है। जो युवक थे उन्होंने गाजी में आके इसी दरगाह का जो ये गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट पर वो चढ़ गए, जहां पर उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और भगवा झंडा लहराया। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। हालांकि सुरक्षा की बात हम करें तो बवाल के बाद, उस हंगामे के बाद सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी तरीके का माहौल न खराब हो, उसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं यहाँ दरगाह के बाहर, उनको मौजूद किया गया ताकि एक शांति का माहौल यहाँ कायम रहे। कल आप यहाँ थे, क्या कुछ हुआ था पूरा बताइए। यहाँ 3:30-4 बजे की घटना हुई है। उधर से लोग आए आवाज देते हुए लाउड स्पीकर से, उसके बाद गाड़ी खड़ी की, सब चढ़ गए ऊपर। 3-4 लड़के और 2-4 लड़के उसमें वीडियो भी बनाए हैं। पुलिस वहाँ बैठी थी, कुछ नहीं बोले, न यहाँ के कोई मुसलमान बोला न हिंदू बोला। हमारे साथ यहाँ कुछ हिंदू भी हैं जो इस दरगाह में दर्शन के लिए आए हैं। आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से रामनवमी में के दिन जो हंगामा हुआ। रामनवमी में जो हंगामा हुआ, ये हंगामा होना नहीं चाहिए, सकुशल रहना चाहिए। हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो मंदिर जैसे है वैसे बनी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रामनवमी के दौरान विवाद हो गया। इसके बाद लोगों ने हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया।
घटना पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ प्रखंड की है। यहाँ हनुमान वाटिका मंदिर के किनारे रामनवमी के दौरान लगाए गए झंडे को उखाड़कर फेंक दिया गया। साथ ही लोगों का कहना है कि मंदिर के पास से मांस के टुकड़े मिले, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हो गए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध कर रहे लोगों ने NH 18 सड़क को जाम कर दिया, जिससे लंबा जाम लग गया। ट्रकों के साथ कई गाड़ियां हाईवे पर फंस गई। मिल रही जानकारी के अनुसार लोगों ने धालभूमगढ़ और नरसिंहगढ़ हाट बाजार को बंद कर दिया। दरअसल कल इस इलाके में बड़े ही धूमधाम से रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। आज सुबह लोगों को झंडा उखाड़े जाने की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो झंडे दिखाई नहीं दिए। साथ ही मौके पर मांस का टुकड़ा भी बरामद किया गया। साथ ही कहा गया है कि हनुमान वाटिका मंदिर से घंटी समेत कई दूसरी सामग्री भी गायब है। प्रशासन गायब सामान को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके पहले भी 17 फरवरी 2024 को हनुमान वाटिका मंदिर में एक प्लास्टिक में भरकर फेंका हुआ मांस मिला था। और यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक महिला ने वेज बिरयानी को ऑर्डर दिया, लेकिन रेस्टोरेंट ने नॉन वेज बिरयानी की डिलीवरी कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। और मैंने इसमें से 1-2 बाइट खा भी लिया। मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन लड़की हूँ। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती ने आरोप लगाते हुए कहा कि नवरात्रों में जानबूझकर इन लोगों ने ऐसा काम किया है। उसे वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी भेजा गया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि ऑर्डर के बाद रेस्टोरेंट बंद हो गया था। युवती के कई बार फोन मिलाने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। युवती ने वेज बिरयानी समझ चिकन बिरयानी के 2-3 चम्मच खा भी लिए, जिसके बाद उसकी नजर चिकन पर पड़ी। वायरल वीडियो में युवती रोती हुई कह रही है कि वो प्योर वेजिटेरियन है। 1 मिनट 4 सेकंड के इस वीडियो में युवती ने रोते हुए बताया कि उसने स्विगी से वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। जानबूझ के किया गया है, जिसने भी किया है ये जानबूझ के किया गया है। जब वेज बिरयानी मंगाई है तो नॉन वेज भेज कैसे दिया? और ऑर्डर प्लेस करने के बाद तुरंत रेस्टोरेंट बंद हो गया, कोई फोन नहीं लग रहा है। युवती का वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी रेस्टोरेंट के कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है। घटना 4 अप्रैल की बताई जा रही है। छात्रों में इन लोगों ने ये नॉनवेज बिरयानी भेजी है। पश्चिम बंगाल में बर्खास्त शिक्षकों पर सियासी घमासान है। सीएम ममता बनर्जी ने आज बर्खास्त शिक्षकों से कहा कि इस मामले में इंसाफ होगा, तो बीजेपी ने शिक्षक घोटाले पर सीएम ममता बनर्जी को घेरा। तस्वीरें कोलकाता की हैं। आज सीएम ममता बनर्जी ने 26,000 बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिया कि योग्य शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। आमी आमार जीवने जेने शुने कोनो पानिशमेंट काउके दिइनी एवं मने राखबेन जेने शुने कारो चाकरी खाइनी। ताई अनेक बद हजम हওয়া সত্ত্বেও আমি সিপিএম এর একটারও চাকরি খাইনি, যারা 34 বছর অনেক অন্যায় করে গেছে। কারণ আমি বলেছিলাম बदल चाहिए, बदला नय। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस मामले पर जवाब दिया। ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। हम लोग इसका खिलाफ है। हम और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। कमलनाथ जब सूबे के मुख्यमंत्री थे तब उनकी सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था। 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया है। कमलनाथ की सरकार ने इसको बढ़ाया था, लेकिन बाद में फिर हाईकोर्ट चले गए थे यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का संगठन, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन 14 से 27% कर दिया था बस 2019 में। ये अध्यादेश के माध्यम से किया था, बाद में एक्ट को भी इनेक्ट कर दिया था विधानसभा में। और अध्यादेश को चैलेंज किया था यूथ फॉर इक्वलिटी नामक संस्था ने, जिसमें इंटरिम ऑर्डर पास किया था जो बढ़े हुए रिजर्वेशन को देने से रोक रही थी। मगर परंतु हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और यह कहते हुए डिसमिस किया कि ये जो संस्था है ये पॉलिटिकल संस्था है और इसमें जो साइन कर रहा है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इन्होंने एक्ट को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ अध्यादेश को चैलेंज किया। अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है 6 महीने के अंदर। तरह से कह सकते हैं कि 27% रिजर्वेशन जो बढ़ा हुआ मिलना चाहिए था 2019 से, आज से मध्य प्रदेश सरकार इसे देने के लिए स्वतंत्र है।
और हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पीयूष, बताइए क्या कहा कोर्ट ने इस बारे में? बिल्कुल, देखिए 2011 की जो जनगणना थी उसमें मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.9% थी, जबकि अनुसूचित समुदाय की 3.7% जनसंख्या थी। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण प्रदान किया गया था और यही वजह थी कि मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ा करके 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया था। और ये मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले में अब जो आदेश जारी किया है तो अब पूर्ण आरक्षण ओबीसी वर्ग को मध्य प्रदेश में मिलेगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो निर्णय लिया वो स्पष्ट तौर पर जो आरक्षण के प्रावधान है उनके अनुरूप था। जी गौरव। जी, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इन तमाम जानकारियों के लिए। और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर एक अहम खबर है। नए वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में नोकझोंक हुई। सदन में जोरदार हंगामा, नारेबाजी करते विधायक, हाथों में पेपर लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर विधानसभा में बवाल देखा गया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका विरोध किया है। इस मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ दिखे। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर, इसे वापस करो जैसे नारे लगाए। वहीं स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि उन्होंने नियम देखे हैं। नियम 56 और नियम 58 के उप नियम 7 के मुताबिक जो भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे स्थगन के लिए नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को इसकी एक कॉपी मिली है। ऐसे में नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा नहीं कर सकते। एलओसी पर फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बीएसएफ जवानों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर गृहमंत्री पहुंचे हैं। सुरक्षा इंतजामों का वहां जाकर जायजा लिया गया गृहमंत्री द्वारा। इस मौके पर अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की हौसला अफजाई भी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब गृहमंत्री अमित शाह फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे और यहां जाकर हालात का जायजा लिया। बीएसएफ हमारी सुरक्षा की प्रथम पंक्ति और ये दायित्व हमेशा बीएसएफ ने बहुत सुपेरे निर्वहित किया है। पाकिस्तान से के साथ जितनी भी जंग हुई, हर जंग में सेना जितना ही बड़ा योगदान बीएसएफ के हमारे जवानों का है। आज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो हम खड़ा करना चाहते हैं, इसके 2 मॉडल बने। वो दोनों मॉडल पूरी सीमा पर लगने के बाद आप लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए और कुछ भी हरकत होती है तो तत्काल रिस्पॉन्स करने के लिए ढेर सारी अनुकूलताएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाएगी। और यूपी में वक्फ बिल पर घमासान जारी है। अब मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, देखिए। यूपी में वक्फ बिल का विरोध जारी है तो पुलिस भी विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब लखनऊ पुलिस के नोटिस पर बवाल बढ़ गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुमैया राणा ने दावा किया है कि लखनऊ पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के जरिए सुमैया राणा को 10 लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि सुमैया राणा की तरफ से शांति भंग की आशंका बनी हुई है। सुमैया राणा ने दावा किया कि उन्हें पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजा है। वहीं अब इस नोटिस के खिलाफ सुमैया राणा कोर्ट जाएंगी। अब पुलिस की इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती देंगी। पुलिस की तरफ से दिए गए नोटिस में 10 लाख के मुचलके की बात कही गई है। पिछले दिनों वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध करने की आशंका के चलते सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता सुमैया राणा ज्यादातर मुद्दों पर मुखर रहती हैं। सुमैया राणा इस समय समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। सुमैया अपने बयानों और विरोध प्रदर्शनों के कारण खासी सुर्खियों में बनी रहती हैं।
और एमपी के दमोह के ईसाई मिशनरी अस्पताल के फर्जी डॉक्टर मामले में TV9 की खबर का असर हुआ है। मामले में CMHO ने आरोपी फर्जी डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिस पर मुख्य शिकायतकर्ता ने सवाल उठाए। दमोह के ईसाई मिशनरी अस्पताल के फर्जी डॉक्टर मामले में जिले के CMHO डॉक्टर MK जैन ने आरोपी फर्जी डॉक्टर एन जॉम केम के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए। उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है। वहीं CMHO के FIR दर्ज कराने को लेकर मामले में मुख्य शिकायतकर्ता एडवोकेट दीपक तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई और मिलीभगत का आरोप लगाया। हमारे पास फिर सूचना भेजते कि भाई जांच आपकी जांच में ये दोषी पाए गए हैं, आप आए FIR कराएं। हम जाके FIR कराते। CMHO केवल अपने जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते ना, तो इनने कहीं ना कहीं खुद फरियादी बन के खुद FIR दर्ज करा के कहीं ना कहीं एक मिलीभगत का एक अंदेशा हमें दिया है। आरोपी डॉक्टर एन जॉन के सर्जरी किए हुए 7 मरीजों की 1 महीने के अंदर मौत हो गई, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। ईडी ने आज यूपी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के कई ठिकानों पर रेड की है। उनके खिलाफ 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के मामले में कार्रवाई की गई है। इस केस में CBI पहले से ही जांच कर रही है। ईडी ने गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई समेत देश भर में 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की। ईडी की जांच में सामने आया था कि गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम से 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया। बाद में इस रकम को उन्होंने अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया और बैंकों की रकम को वापस नहीं किया। इससे बैंकों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ईडी ने गोरखपुर में विनय शंकर तिवारी के घर पर 7 घंटे तक छापेमारी की। खबर है कि इस दौरान उसने कई दस्तावेज बरामद किए, लेकिन विनय शंकर तिवारी के भाई का कहना है कि उन्हें एक भी कागज का टुकड़ा नहीं मिला। एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला है और ये मतलब खाली एक राजनीतिक रूप से बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। और इस तरह से जा करके कि हमने यहाँ छापा मारी, यहाँ छापा मारी। हमारे खेत में अगर हमारे गेहूं से भी पूछेंगे कि भाई तो कौन रोक देगा कि भाई तुम्हारे पास तो क्या छुपाए हो। और जिस तरह से मतलब ये दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रताड़ित किया जा रहा है, ये निंदनीय है, अच्छा नहीं माना जाएगा। और बिहार के बेगूसराय से बीजेपी नेता के बेटी पर एसिड अटैक मामले में अब सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बेगूसराय में बीजेपी नेता के घर में घुसकर उनकी बेटी पर एसिड अटैक मामले में राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार पर हमला बोला और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आज बकरी को शर्मसार कर दिया गया है, उनके ऊपर एसिड से अटैक किया। हमारी बेटी आज जिंदगी मौत से जूझ रही है। कहाँ है सुशासन और कहाँ है विधि व्यवस्था? सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं जो जल्द से जल्द जो घटना किया है उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं सरकार के सहयोगी सरकार का बचाव करते नजर आए। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने प्रशासन से बात की है, DSP साहब से बात की है और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। इसी बीच घटना की रात की एक CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें एक युवक दिख रहा है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि CCTV कैमरे की फुटेज में दिख रहा युवक वारदात में शामिल था या नहीं। और इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। प्रयागराज में दरगाह पर झंडा फहराने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। मनेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। TV9 पर खबर दिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आई। सालार गाजी की दरगाह पर लहराया गया था भगवा झंडा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार को जब रामनवमी के जुलूस निकल रहे थे, उसी दौरान तकरीबन 4:15 बजे दरगाह के ऊपर चढ़कर इस शख्स ने भगवा झंडा लहराया था, माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और अब प्रयागराज पुलिस ने इस शख्स को, जिसका नाम मनेंद्र सिंह है, इसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। TV9 भारतवर्ष पर दिखाई गई खबर का यह असर हुआ है। पुलिस एक्शन में आई है और अब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मनीष, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए
ये शख्स कहां से गिरफ्तार किया गया, और इस वीडियो में हम देख रहे थे ये अकेला नहीं था, 15 से 20 लोग और थे। उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है क्या? मनीष, आवाज मिल रही है? मनीष हमारे संवाददाता प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और ये ताजा खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 पर। इस खबर को दिखाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। किस तरह से दरगाह पर झंडा फहराया गया था। रामनवमी के दिन, रविवार के दिन करीब 4:15 बजे की यह घटना थी, जब गाजी की दरगाह पर ये तमाम लोग पहुंचे और दरगाह के ऊपर झंडा फहराया गया था। मनेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। मोदी सरकार की नीतियों ने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट दिया है। न केवल घरेलू मार्केट में यात्री वाहनों की मांग बढ़ी है, बल्कि वित्त वर्ष 2025 में भारतीय कंपनियों ने रिकॉर्ड निर्यात किया है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल ऑटोमोबाइल व्यापार में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने न केवल निवेश बढ़ाया है, बल्कि प्रोडक्शन की क्षमता भी कई गुना बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने यात्री वाहनों का रिकॉर्ड निर्यात किया है। भारत ने 7.55 लाख से 7.65 लाख यात्री वाहनों का निर्यात किया है, जो वित्त वर्ष 2024 में निर्यात से 12 से 14% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 6.72 लाख यूनिट वाहनों का निर्यात किया था। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 3,32,585 यूनिट वाहनों का निर्यात किया। हुंडई इंडिया ने 1,63,000 वाहनों का निर्यात किया। भारत का लक्ष्य 2030 तक यात्री वाहनों के निर्यात में 25% के इजाफे का है। वित्त वर्ष 2023 में भारत से निर्यात का आंकड़ा 14% था। भारत से जापान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, चिली, पेरू, मैक्सिको जैसे देशों को यात्री वाहनों का निर्यात होता है। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने में जुटी है।